अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है आज आप तक पहुंचाने का एक ऐसी कवयित्री को जिनकी गज़लें, जिनकी कविताएं न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी कई कई लोगों के मन को प्रसन्न करती रही हैं, उन्हें संस्कारित करती रही हैं। इसके अलावा उनके अंदर खूबी ये भी है कि वो तालीम शुदा गायिका हैं और सरस्वती माता ने उन पर बड़ी कृपा की है, इतनी कि वो प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं संस्कृत विभाग की आगरा विश्वविद्यालय में। हमारी अतिथि जो हैं उनके 14 से अधिक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कुछ चांदी कुछ सोना एक है। अन्य संकलनों की बात उनके साथ। स्वागत है शशि जी आपका। नमस्कार शशि जी, बताइए कि कविता आपके लिए क्या है? कविता मेरे लिए जीवन का ही दूसरा नाम है। जब हृदय के भाव किसी अन्य माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं तो शब्दों का माध्यम इतना सशक्त रूप से मुझे मिलता है कि मैं उसके माध्यम से अपनी ज़िंदगी को ही गाती हूँ। क्या बात है। तो आप अपनी ज़िंदगी को देखती भी हैं और इस तरह देखती हैं कि उसमें जो सुर हैं उनको आप पकड़ पाती हैं, तब आप उनको गा पाती हैं। तो बातचीत आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना आप कुछ गाकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले देती हूँ। दिल में जो बात हो न किसी को बताइए, सीने में अपने राज बखूबी छुपाइए। गम है कभी खुशी कभी, यही है जिंदगी, कितनी भी हो तकलीफ मगर मुस्कुराइए। वाह वाह, कितनी भी हो तकलीफ मगर मुस्कुराइए। ये मुस्कुराने का जो हुनर है उसको शब्दों के साथ औरों तक पहुंचाने को भी एक तरह से साधना कहा जा सकता है। तो ये काव्य साधना आपकी जब भी शुरू हुई तो उसके पीछे किसी को आपने प्रेरणा के रूप में अपने आसपास देखा? मेरे पिता भी बहुत अच्छे कवि थे, वैसे डॉक्टर थे, वो सरकारी सेवाओं में भी रहे, लेकिन उनके अंदर कविता और संगीत वंशानुक्रम से आया था। मेरे दादाजी भी इसमें बहुत सक्षम थे। क्या बात। हम लोग दरअसल सामवेदी ब्राह्मण हैं, तो शायद सामवेद का जो गायन है, संगीत का जो तत्व है, वो हमारे अंदर किसी न किसी रूप में आया। और ये माँ सरस्वती का ही वरदान मैं कहती हूँ कि जो मुझे इस रूप में मिला, कविता और संगीत के रूप में। मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती रही हैं, उनका भी मेरे साथ आशीर्वाद है। तो जब से बचपन में मैंने आंखें खोली और होश संभाला, तब से ही अपने आप को कविता और संगीत में ही डूबा हुआ पाया। ये बात आपने जो सामवेदी परंपरा का उल्लेख किया, हमारे कई दर्शक वेदों के बारे में बहुत कम जानते होंगे और सामवेद के साथ संगीत का जिस तरह का संबंध है उसके बारे में कुछ और बताएं। सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो गायन पर ही आधारित हैं और गायन का, संगीत कला का जो मूल है वो सामवेद में मिलता है। इसलिए चूँकि मेरे वंश की जो मूल जड़ें हैं वो सामवेद से ही निकली हैं, इस कारण से शायद आप क्योंकि संगीत का प्रभाव हमारे ऊपर आया। क्षमा करें, आप क्योंकि संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो क्या कोई ऐसी सामवेद की ऋचा है जिसको आप गाकर सुना सकते हैं? ऐसी आपकी स्मृति में तो नहीं? वो ऋचा इस समय तो ऐसे स्मृति में कोई विशेष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत का एक श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय है जी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या सेवांतरात्मा। ये कालिदास के शाकुंतलम का एक श्लोक है, चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। इसमें कन्या को पराया धन कहा गया है कि ये कन्या तो आखिरकार किसी दूसरे ही वंश को सुशोभित करती है, और जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी धरोहर किसी के पास रख जाता है, ऐसे ही कन्या माँ बाप के पास धरोहर के रूप में होती है और उसकी धरोहर लौटाकर जिस प्रकार एक संतोष होता है, ऐसे ही कन्या को उसके
वर के साथ विदा करके माता पिता बड़े परम संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे किसी की धरोहर उन्होंने लौटा दी हो। क्या बात। तो ये जो एक संस्कृत की सूक्ति को आपने स्पष्ट हमारे सामने किया, उससे याद आता है कि आपको कुछ रेफरेंस एशियाज हु में भी आपका परिचय प्रकाशित हुआ है। एशियाज हुजू और पैसिफिक हुजूज और इंडो अमेरिकन हुजू, और कुछ नारी संबंधी विशेष पुरस्कार भी आपको मिले हैं, जो नारी गौरव के साथ संबंध रखने वाले, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से आपको शायद कहीं सम्मानित किया जा रहा है। पर मैं खास करके इस तरफ आ रहा था क्योंकि ये जिस सूक्ति का आपने उल्लेख किया और जो प्रासंगिक रूप में नारी की स्थिति के बारे में बातें होती हैं, और खास करके जो नारी आंदोलन चलते हैं उनमें, वो ये जो धारणा आपने कही कि वो धरोहर की तरह है, वो कोई मानता नहीं है आजकल। ऐसा उनको लगेगा, ऐसा कहेंगे तो लगेगा समय बदला है, परिदृश्य बदला है। एक समय कवि कहते थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो युग बदलता है तो मान्यताएं भी बदलती हैं। आज नारी की वैसी दीनहीन दशा नहीं है, नारी बड़ी सशक्त हो गई है, और महिला सशक्तिकरण की मैं पक्षधर हूँ। आज नारी अबला नहीं सबला हो गई है, ये मेरा भी मानना है। इस पर मैंने पंक्तियाँ भी कही हैं। अबला न कहो हमको सबला है नारियाँ, अबला न कहो हमको सबला है नारियाँ, निष्फल न कहो हमको सफला है नारियाँ, कोई हमारे पथ से हमको न डिगाए, कोई हमारे पथ से हमको न डिगाए, पर्वत की चोटियों सी अचला है नारियाँ, पर्वत की चोटियों सी अचला है नारियाँ। क्या बात है, पर्वत की चोटियों सी अचला है नारियाँ। ये पंक्तियाँ लिखने वाली डॉक्टर शशि तिवारी जब मॉरिशस जाती हैं तो मॉरिशस में वहाँ के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने भी उनका सम्मान करने का अवसर पाया, मैं ऐसा कह लेता हूँ। और साथ ही साथ विश्व उर्दू कविता पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुई हैं। ये शायद आलमी उर्दू अवार्ड पाने वाली पहली हिंदी कवियत्री हैं। तो आप संस्कृत से तो जुड़ी हुई हैं, हिंदी जी मैं 4 भाषाओं में लिखने का प्रयास करती हूँ, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और ब्रज भाषा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है, ब्रज भाषा, जिसमें सूरदास ने भी लिखा। क्या बात है। तो हम ब्रज भाषा की तरफ बढ़ने से पहले उर्दू की तरफ आपके साथ चलें अगर, तो आप कुछ गज़ल अगर हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी मैं सुनाती हूँ गज़ल। जी पहले एक शेर दे रही हूँ आपको। इरशाद। कि शायराना ढंग से तू मुस्कुरा के देख ले। क्या बात है। शायराना ढंग से तू मुस्कुरा के देख ले, दिल मेरा तैयार है कुछ गुनगुनाने के लिए। वाह वाह। तो मैं गज़ल के कुछ अशार आपको देती हूँ। दरमियाँ फासला नहीं होता, दरमियाँ फासला नहीं होता, तो कोई गमज़दा नहीं होता। और शेर है कि लौ लगाने की बात करता है। क्या बात। लौ लगाने की बात करता है, आग से जो जला नहीं होता। वाह वाह। और एक जिंदगी की सच्चाई है कि कहने भर को ही रिश्ते नाते हैं। क्या बात। कहने भर को ही रिश्ते नाते हैं, वरना कोई सगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
और एक शेर इरशाद देती हूँ जी। कि सब अकेले ही चले जाते हैं, सब अकेले ही चले जाते हैं, साथ में काफिला नहीं होता, साथ में काफिला नहीं होता। और ये शेर देखिए खास तौर से कि गम जो दरिया नहीं बने होते, गम जो दरिया नहीं बने होते, तो कोई पत्थर कटा नहीं क्या बात होता, गम जो दरिया नहीं बने होते, पत्थर कटा, कोई पत्थर कटा नहीं बहुत होता। लंबी गजल है लेकिन मैंने कुछ शेर आपको दिए। बहुत अच्छी गजल शशि जी की हम तक पहुंची। और इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों से ये बात बांटते हुए आपकी तरफ फिर बढ़ूं कि 1992 में सत्यनारायण रेड्डी जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने आपको संस्कृत वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया और साथ ही साथ काव्य कोकिला इससे भी आप सम्मानित हुई हैं, नाइटिंगेल ऑफ पोएट्री। इस तरह के कार्यक्रम हुए जिसमें उनका नागरिक अभिनंदन हुआ। और डॉक्टर शशि तिवारी की नाइट का आयोजन भारत के कई शहरों में होता है। तो जब हम नाइट कहते हैं तो मतलब 3-4 घंटे तक अकेले आप अकेले काव्य पाठ जी। तो कैसे आप चयन करती हैं कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, और सामान्यतः अनुभव आपका कैसा रहा? शुरुआत करते हैं, हमारे पास तो काजू भी होते हैं, मूंगफली भी होती हैं तो वो ट्राई करते जाते हैं और जो श्रोता जिस तरह की प्रतिक्रिया हम तक भेजते हैं उससे हम तुरंत उसी समय चयन करते जाते हैं कि अब हमें क्या सुनाना चाहिए। ये अनुभव से धीरे धीरे कुछ गुरुओं की कृपा से आ जाता है। मुझे याद आता है एक आपकी रचना जिसमें आपने, शायद गज़ल है, जिसमें कुछ कहा कि मैं उदासी का मुकम्मल बयान हूँ, या जी वो मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां आपको देती हूँ जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। मैं दर्द के रिश्ते का मुकम्मल बयान हूँ। वाह वाह। मैं दर्द के रिश्ते का मुकम्मल बयान हूँ, सारे जहां में बिखरे हुए गम की शान हूँ। वाह। पर के बिना भरे जहां उड़ान परिंदे, पर के बिना भरे जहां, वो कहा गया है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल। तो बिना पर के ही कवि मन की उड़ान होती है। क्या बात कि पर के बिना भरे जहां उड़ान परिंदे, ऐसा ही मैं बुलंद खुला आसमान। क्या बात है, बहुत अच्छी।